चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैटलिस्ट वाला जो पोर्शन कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो कैटलिस्ट और उसका क्लासिफिकेशन तो हमने सीख लिया था कल, है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस कैटलिस्ट, चारों को देख लिया था, बढ़िया उनके एग्जाम्पल देख लिए थे। ठीक है, आज हमें सीखना है कैटालाइसिस, थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस, और कैटालाइसिस के बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है कैटालिस्ट की। तो पहले मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे कैटालाइसिस और थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस आपको बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कैटालाइसिस में पहली जो कल हम लोग बात कर रहे थे, वैसे थोड़ा सा डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ था, दैट इज homogeneous catalysis and second one is heterogeneous catalysis। अब homogeneous catalysis means क्या था, है ना। जो बच्चे थे कल क्लास में उनको अभी भी क्लिक कर रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं हुआ है, 12 घंटे हुए होंगे मुश्किल से। तो homogeneous catalysis से मतलब क्या था कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट कैसी है, सेम है। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, वो कैसी फिजिकल स्टेट में है उससे हमें मतलब नहीं है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट यदि सेम है तो हम ऐसे कैटालाइसिस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, SO2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस है NO की, और यहां पर बन रहा है SO3। ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्टेंट है वो गैस है, सेकंड रिएक्टेंट भी गैस है, और कैटलिस्ट भी कैसा है, गैस है। मींस इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस मान लीजिए आप कर रहे हैं। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस यदि आप कर रहे हैं, CH3CO C2H5 प्लस H2O। ठीक, प्रेजेंस आपने यहां पर एसिड की ली हुई है, लाइक H2SO4 की। तो H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, CH3COOH प्लस C2H5OH। आई है नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर CH3CO C2H5, ये एस्टर लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा है, लिक्विड है। मींस इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की देख लीजिए, यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है तो आप उससे क्या कह देते हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस कह देते हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस का जो मैकेनिज्म है उसको समझाने के लिए, उसकी वर्किंग को समझाने के लिए एक मेथड यूज की जाती है या एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जिससे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या है, बोर्ड पे देखते हैं जरा ध्यान से। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या कह रही है, यहां देखिए मैकेनिज्म इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, और एग्जाम दिया है तो उम्मीद है आप लोगों ने थोड़ा पढ़ाई करके दिया होगा, और यदि पढ़ाई करके दिया हुआ है एग्जाम तो उसमें ईथर आया था, और ईथर की, डाइथाइल ईथर की एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी। क्या थी डाइथाइल ईथर की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, नाम बोलेगा कोई जल्दी से उसका, जल्दी नाम बताइए। ओहो, गजब करते हो यार। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन कंटीन्यूअस ईथरिफिकेशन, नॉट विलियमसन सिंथेसिस, है ना, उसका नाम था विलियमसन कंटीन्यूअस ईथरिफिकेशन। तो इसमें क्या हो रहा था, आपने लिया हुआ था एक्सेस ऑफ एथाइल अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे थे आप उसकी, और इससे बन रहा था C2H5O C2H5 प्लस H2O। ठीक है ना, C2H5O C2H5 बना था प्लस H2O बना था। विलियमसन
सिंथेसिस अलग रिएक्शन थी और विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन अलग रिएक्शन थी। ये कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की यदि हम बात करते हैं तो ये रिएक्शन होती कैसे है ना। तो इसके मैकेनिज्म की यदि आप बात करते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो C2H5OH है, सबसे पहले C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, C2H5OH means one of the reactant, good morning, one of the reactant reacts with concentrated H2SO4 और catalyst, है ना। चलो गुड मॉर्निंग हो ही गई है तो बता देता हूं, हम थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस पढ़ रहे हैं और थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस में होमोजीनियस कैटालाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस की जो थ्योरी है वो कहलाती है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या कह रही है, जरा इसके बारे में बात करें तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ये कह रही है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट विद कैटलिस्ट एंड फॉर्म व्हाट इंटरमीडिएट कंपाउंड। कैसा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, है ना। तो विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा है कि इथाइल अल्कोहल आपके पास है और ये इथाइल अल्कोहल जो है किससे क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डाइथाइल ईथर बना रहा है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्ट कर रहा है किससे, कैटलिस्ट से, ठीक। H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में हमने इसको तोड़ा हुआ था और यहां पर जो आपके पास बन रहा है वो है C2H5HSO4 प्लस H2O। ये क्या बना, ये बना इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। और अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड वापस से दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा। यहां दूसरा रिएक्टेंट भी कौन है, अल्कोहल ही है, तो वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ठीक। और वापस से कौन अलग हो गया, कैटलिस्ट अलग हो गया, ये कैटलिस्ट सेपरेट हो गया और आपके पास आंसर आ गया C2H5O C2H5। तो कल जो एक बात निकल करके सामने आई थी कि कैटलिस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, और मैंने कहा था ये बिल्कुल गलत बात है, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो इस चीज से हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। और फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करता है, फाइनली प्रोडक्ट बना देता है। कैटलिस्ट एज इट इज विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन सेपरेट हो जाते हैं। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट होमोजीनियस कैटालाइसिस और उसका मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन होती है। सेकंड भी साथ में बता देता हूं जिससे हम एक साथ बैठ करके नोट्स बना सकें। दूसरा होता है हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। अब हेट्रोजेनस कैटालाइसिस जो है ये थ्योरेटिकल सुनने वाली बात है, नाम से आप समझ तो गए होंगे कि क्या होने वाला है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। 50 एग्जांपल आपके पास है। हेवर प्रोसेस को ले लीजिए, N2+3H2 और यहाँ पर प्रेजेंस है आयरन एंड मोलिब्डेनम की, तो आपके पास बन गया 2NH3, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस कोई सा भी एग्जांपल जो आपके दिमाग में आता है, तो NH3+O2 प्रेजेंस है प्लेटिनम की और बन रहा है NO+H2O। ये भी इसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट्स कैसी हैं, डिफरेंट हैं, ठीक। रिएक्टेंट दोनों ही केस में कैसे हैं, गैस हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो कैसा है, सॉलिड है ना। तो ये हो गया हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस की वर्किंग जो समझाते हैं उसके लिए जिस हम थ्योरी का यूज करते हैं वो कहलाती है मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। अब मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है उसे सुन लीजिए जरा ध्यान से। मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी एक्चुअली दो थ्योरीज को मिला दिया गया है, उनको मिलाने से मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी बनी। कौन कौन सी दो थ्योरीज को मिला दिया गया है, तो पहले यहां पर बनाई गई है कौन सी, आपकी
इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। आपने यहां पर क्या करा हुआ, ऊपर वाली प्रोसेस को देख लो। चलो, आपने यहां पर आयरन का यूज किया हुआ है, ठीक, और हम कम से कम 4 से 5 बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं आप कैटलिस्ट को या पोरस फॉर्म में लेते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया जो है वो कैसा रहे, मैक्सिमम रहे। पढ़िए ये बात हम लोगों ने, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, वो रिएक्ट कर रही है, अमोनिया बना रही है, ठीक है। अब हमने वहां पर क्या करा, कैटलिस्ट डाल दिया। कौन सा कैटलिस्ट डाल दिया वहां पर आपने, आयरन। याद रखना, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन भरी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही है, और जैसे ही हमने आयरन वहां पर डाला तो उन्होंने क्या कर दिया, अमोनिया बनाना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होता, इनिशिएट नहीं करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रिएक्शन यदि है तो उसको एक पर्टिकुलर पाथ दे सकता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है, मतलब उसकी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है कि जब आपने आयरन पाउडर डाला तो वो उसको एक फास्टर पाथ प्रोवाइड करवाएगा। क्या बोला मैंने, उसको रिएक्शन को एक फास्टर पाथ प्रोवाइड करवाएगा ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो ये क्या करता है, मान लीजिए ये आयरन की सरफेस आपके पास है, तो इस आयरन की सरफेस के ऊपर आकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होने लगते हैं, एड्सॉर्ब होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आकर के क्या हुए, उस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हुए एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब होने के बाद क्या करते हैं, ये उस सरफेस के ऊपर बनाते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के बाद क्या होता है, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड न्यू रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, न्यू रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट। और फिर प्रोडक्ट जो है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाने के कारण इस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ देते हैं, और कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ करके किस फॉर्म में आ जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और कैटलिस्ट की सरफेस पे से रिलीज हो जाते हैं। इतनी सी है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, कोई बात नहीं है उसके अंदर, ठीक। कैटलिस्ट सिर्फ क्या कर रहा है, कैटलिस्ट जैसे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट स्पेशली, वो रिएक्टेंट को एक सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है जिसके ऊपर आकर के रिएक्टेंट क्या हो सके, एड्सॉर्ब हो सके, ये उसका काम होता है, ठीक। यदि आपने पढ़ लिया हो मेटलर्जी वाला पोर्शन या फिर ट्रांजिशन मेटल्स आपने पढ़े हो, है ना, तो ट्रांजिशन मेटल की बहुत बड़ी खासियत होती है कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वैकेंट या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर से सुनिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वैकेंट या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक। तो वो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं, उसी के कारण वो क्या करते हैं, फ्री सरफेस प्रोवाइड करवा देते हैं रिएक्टेंट्स को अपने ऊपर चिपकने के लिए, और रिएक्शन आगे बढ़ जाया करती है। क्लियर है बात, ठीक। तो चलिए इसके अपन लोग जरा फटाफट नोट्स बना लेते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनस कैटालाइसिस के। कल जो एग्जांपल मैं लिखवा चुका हूं, कोशिश करेंगे वो ज्यादा रिपीट ना हो, कुछ 2-3 नए एग्जांपल्स आ जाएं, ठीक है ना। तो हेडिंग डली है आपके पास, नहीं डली है तो डाल दीजिए, कैटालाइसिस। रिएक्शन हो रही है इंटरमीडिएट कंपाउंड वाली, सर ये सिंगल स्टेप है कि डबल स्टेप? इंटरमीडिएट वाली यस सर। डबल स्टेप, सिंगल स्टेप कैसे हो पाएगी? यदि इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत कम लाइफ टाइम के लिए बन रहा है ना, जैसे आपने पढ़ा SN2 मैकेनिज्म के अंदर हो रहा, यदि SN2 मैकेनिज्म के अंदर हो रहा तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर उसको हम एक सिंगल स्टेप ले लेंगे, है ना। लेकिन इसमें कई बहुत सारी रिएक्शन भी आ सकती है, मल्टी स्टेप भी हो सकता है, ध्यान रखना, मल्टी स्टेप भी हो सकती है ये, है ना, बात सिर्फ एक स्टेप की नहीं है। चलिए कैटालाइसिस हेडिंग नहीं होगी, उसमें जो भी एक वो आया था डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आई थी, उसमें तो सर NOH में सिंगल स्टेप नहीं बन रही थी, H2 में भी सिंगल स्टेप नहीं बन रही थी, H2 में पे
सोडियम फिनोक्साइड बन रहा था, उसके बाद H2O बन रहा था, और एसिडिफिकेशन हो रहा था उसका, तो वही तो डबल स्टेप रिएक्शन थी, तो सिंगल स्टेप में क्यों कंसीडर किया गया उसको? नहीं तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी ना बेटा। ट्रांजिशन स्टेट यदि बनी हुई है तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम के लिए बनती है ना। ट्रांजिशन स्टेट बहुत बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए बनती है, तो उसको एक अलग स्टेट कंसीडर नहीं किया जाता है ना। लेकिन ये जो स्टेट यहां पर बन रही है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जरूरी नहीं है सिंगल स्टेप हो, ये मल्टी स्टेप में भी काम हो सकते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है। मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत शॉर्ट या बहुत छोटे हाफ लाइफ पीरियड वाले होते हैं, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए लंबी रिएक्शन भी है तो भी हम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। अरे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मल्टी स्टेप भी हो सकती है, और मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है तो सिंगल स्टेप भी हो सकती है, ऐसा है, ठीक है। यस। चलो क्या बोल रहा था मैं, कैटालाइसिस लिखिए, द केमिकल रिएक्शंस इन विच कैटलिस्ट इन्वॉल्व are called catalysis, having following two types. First I read another homogeneous catalysis. देखिए, when physical state of reactant and catalyst are same, when physical state of reactant and catalyst are same, it is homogeneous catalysis. It is homogeneous catalysis. ठीक, एग्जाम्पल लिखते चलना फटाफट। फर्स्ट, ये SO2 plus O2 in presence of NO gives SO3। इसके आगे नाम लिख लीजिए, लेड चैम्बर प्रोसेस। नेक्स्ट एक को लिखो, CO plus O2 in presence of NO। CO plus O2 in presence of NO gives CO2। ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है रिएक्शन का, सिर्फ लिख लीजिए CO plus O2 in presence of NO gives CO2। नेक्स्ट, O3 plus O या O3 plus O2 जैसा लिखना, O3 plus O लिखो, नेसेंट ऑक्सीजन। O3 plus O in presence of NO and Cl2, gives O2। ठीक है। नेक्स्ट, H2O2 in presence of I negative, gives H2O plus O2। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन CH3CO C2H5 plus H2O, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट,
इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर, याद है, भूल गए? इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर बोलूं या लिख लोगे? C12H22O11, C12H22O11 प्लस H2O, प्रेजेंस H2SO4 की, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, ओके। डालिए हेडिंग, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। लिखो, इट इज नोन एज इंटरमीडिएट, इट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, it is known as intermediate compound theory. According to this, catalyst first react with one of the reactant and form intermediate compound, the formation of intermediate compound decrease activation energy of the reaction, that's why increase rate of reaction, ठीक है। आगे लिख दो फुल स्टॉप करके, नाउ this intermediate compound react with another reactant and form product, ठीक है। ये एग्जांपल आपके सामने है, लिख लीजिए नाम सहित, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, नोट कर लीजिए। ओके, और बता दूं एक और एग्जांपल,
कोई सी भी रिएक्शन, जैसे लेड चैम्बर प्रोसेस अभी आपने लिखी, तो लेड चैम्बर प्रोसेस में आपने क्या किया हुआ है यहाँ बता देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, मान लीजिए लेड चैम्बर प्रोसेस में आपने लिखा हुआ है SO2 plus O2 in presence of NO gives SO3, ये रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक, इसके मैकेनिज्म की जब स्टडी की गई तो क्या पता पड़ा, इसमें पता पड़ा कि सबसे पहले जो O2 है वो NO से रिएक्ट करता है, और O2 NO से रिएक्ट करता है मतलब कैटलिस्ट से रिएक्ट कर रहा है, वन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद कैटलिस्ट, और इससे रिएक्ट करके बनाता है NO2। तो O2 प्लस NO क्या बन रहा है यहाँ पर, NO2 बन रहा है, बना NO2। और ये जो NO2 बना है, अब ये NO2 दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, जैसे SO2 से, और SO2 से रिएक्ट करता है तो उसको बदल देता है SO3 में, और खुद क्या अलग हो जाता है, NO के फॉर्म में अलग हो जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो बेस्ट थ्योरी होती है वो होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। क्लियर, नोट कर सकते हैं इसे भी यदि चाहे तो, ठीक है। लगभग सभी रिएक्शन ऐसी होती, कोई सी भी आपने लिखी हुई हो, H2O2 और I नेगेटिव वाली है वो भी ऐसी होती है, सब रिएक्शन के मैकेनिज्म यही। चलो heterogeneous catalysis, come on, heterogeneous catalysis लिखिए, when the physical state of reactant and catalyst are different, it is known as heterogeneous catalysis. First example, N2 plus 3H2, आयरन मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस से NH3 बन रहा है, हेबर प्रोसेस। सेकेंड एग्जांपल, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, देखो लिख लीजिए, CO plus H2 in presence of copper gives SCHO. In presence of copper gives HCHO. फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना जी, एक को लिख लीजिए। नेक्स्ट वो अपनी कॉन्टैक्ट मेथड, SO2 plus O2 in presence of platinum gives SO3, ठीक है। नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में दे रहे हैं वेजिटेबल घी, बढ़िया। हेडिंग आ रही है, थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, और इसमें वापस से हेडिंग कर दीजिए, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी।
मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। लिखो, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ intermediate compound theory. It is combination of intermediate compound theory and adsorption theory. And according to this theory, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, there are free valencies present on surface of solid catalyst, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए मेटल। नेक्स्ट, diffusion of reactant molecules takes place towards the surface of catalyst, Next, adsorption of reactant molecule on the surface of catalyst, Next, occurrence of chemical reaction between reactant and catalyst, forming an intermediate compound. Next, desorption of product from surface of catalyst, Next, diffusion of product molecule away from the surface of catalyst, ठीक है। तो ये है भाई मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एक्चुअली पहले एड्सॉर्प्शन थ्योरी बताई गई थी हेटेरोजेनस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर
उसके बाद एक नई थ्योरी वापस से इंट्रोड्यूस की गई जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और दोनों को मिला दिया गया। ओके ठीक, चलिए हेडिंग डालिए जरा तुरंत, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। सुनते जाइए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह होती है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज देयर केमिकल फॉर्म और केमिकल कंपोजिशन। कम से कम 10 बार हम इस मामले में बात कर चुके हैं कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन अपने केमिकल फॉर्म या केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आ गया कि इनके केमिकल फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता है, कैटलिस्ट के केमिकल फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, बहुत थोड़े अमाउंट में जरूरत होती है कैटलिस्ट की, है ना। तीसरी बात, कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट और इनिशिएट अ रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन को ये स्टार्ट नहीं कर सकते या इनिशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, अ कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर से सुन लीजिए, अ कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट बिकॉज इट कैटलाइज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली। फिर से बोल के बताऊं, कहीं कोई इक्विलिब्रियम यदि इस्टेब्लिश हो गया है, N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3, तो यहां पे जो आपने कैटलिस्ट डाला हुआ है आयरन, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को एक जैसा कैटलाइज करने लगेगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे अब ये कुछ इफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकता कि रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड में कर दे या बैकवर्ड में कर दे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए ही किसके जैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, दैट इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट से क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट से मतलब ये होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज अप टू 10⁻10 टाइम्स। तो कैटलिस्ट अपनी प्रेजेंस से क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻10 टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहा जाता है। समझे? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन आप करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से आप क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क में ये रिएक्शन चल रही है ना। पर इसी रिएक्शन में यदि आपने प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज कर लिया तो रिएक्शन की रेट बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कितना बोल रहा हूं मैं, अप टू 10⁻10 टाइम्स तक ये रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इट इज नोन एज व्हाट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है बात? ठीक है ना, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको, एक्टिविटी क्या होता है। नेक्स्ट एक टर्म आती है, दैट इज सेलेक्टिविटी। अब सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है, ये एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान से सुनिएगा, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट से मतलब होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोल्ड कर देते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं, जिससे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनने लगते हैं। क्या बोला मैंने, कैटलिस्ट रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, जिससे अलग अलग टाइप के क्या बनने लगते हैं, प्रोडक्ट बनने लगते हैं। इसे कहा जाता है सेलेक्टिविटी। जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं आपको,
मान लीजिए हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। कोई बताओ जल्दी से इसको क्या कहा जाता है? CO प्लस H2 के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? जल्दी बोल के बताइए। वेरी गुड, वाटर गैस। वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस क्या होती थी? प्रोड्यूसर गैस वो भी बता दो। CO प्लस H2 वाटर गैस है, CO प्लस N2, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है ना, लिख लेना, कहीं काम आएगा जीवन में। तो CO प्लस H2 वाटर गैस है, CO प्लस N2 कौन है? प्रोड्यूसर गैस है। अब वाटर गैस की रिएक्शन हो रही है, देखो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से। यहां पर पहला मैंने कैटलिस्ट लिया, मान लीजिए कॉपर, ठीक है। अब जब कॉपर की प्रेजेंस में CO और H2 की रिएक्शन होती है, वाटर गैस की रिएक्शन होती है, तो यहां बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज SCH। पर यही रिएक्शन यदि निकिल की प्रेजेंस में होती, तो निकिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती, तो यहां बनता CH4 प्लस H2O। कमाल हो गया, रिएक्टेंट सेम है, लेकिन कैटलिस्ट हम चेंज कर रहे हैं, तो पाथ भी क्या हो जा रहा है? उसका चेंज हो जा रहा है, मैकेनिज्म चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। और यदि यहां पर मैं ले लेता CuZNO, कॉपर ZNO, साथ में Cr2O3, ठीक है, Cr2O3, ये यदि हमने यहां पर ले लिए, तो अब क्या होता है? तो अब यहां पर बनता है मेथेनॉल। ठीक, देखिए रिएक्शन एक ही थी रिएक्शन एक ही, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर? अलग अलग टाइप के यदि आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी आपके पास कैसे आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। आपने एथेनॉल ले लिया, मान लीजिए, इसी में एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे आपके पास है एथेनॉल, ठीक। अब एथेनॉल को यदि आप एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो एल्यूमिना की प्रेजेंस में यदि एथेनॉल को हीट करेंगे, तो हम जानते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जल्दी से बोलो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। पर यही रिएक्शन यदि मान लीजिए मैं कॉपर की प्रेजेंस में करता हूं, चलो अब तो बोल के बता दो, कॉपर की प्रेजेंस में यदि मैं इसको हीट करता हूं एथेनॉल को, तो जल्दी से बोल करके बताइए क्या बनेगा? CH3CHO बनेगा, CH3CHO। भूल गए क्या? डिहाइड्रोजनेशन नाम की कोई चीज पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा यहां पर? एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। एक्टिविटी भी बहुत पूछा जाता है, सेलेक्टिविटी भी बहुत पूछा जाता है। तो एक्टिविटी से मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी से मतलब हुआ कि कैटलिस्ट अपनी प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और सेलेक्टिविटी से मतलब क्या है कि कैटलिस्ट अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। अलग अलग कैटलिस्ट हैं, तो प्रोडक्ट भी क्या कर देते हैं? वो अलग अलग कर देते हैं, है ना, भले ही रिएक्टेंट कैसे हो, सेम हो। ये काय का एग्जांपल हो गया सेलेक्टिविटी। ओके, अब इस सेलेक्टिविटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज शेप सेलेक्टिविटी। इसको सुनना कहानी जैसा जो मैं बोल रहा हूं, है क्या टर्म आती है? शेप सेलेक्टिविटी, या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट नाम से भी पूछा जाता है। तो शेप सेलेक्टिविटी या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का जो बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज जियोलाइट। क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल? जियोलाइट। ठीक, बहुत सारे जियोलाइट होते हैं। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट है मेटल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जियोलाइट अवेलेबल हैं। जरा कोई एक आध सिंपल जियोलाइट का फार्मूला बोल के बताओ। सोडियम जियोलाइट का फार्मूला बोल दो, देखो कितने पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जेई की डेट आ गई ना, क्यों है? पढ़ाई चालू कर ही दी होगी आप लोगों ने, तो बताइए जरा जल्दी से। सोडियम जियोलाइट भूल गए? कहां यूज होता था? अच्छा यही बता दो, चलो हटाओ, कहां पे यूज होता था जियोलाइट का, ये बता दीजिए।
वेरी गुड, ठीक। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में हम लोग यूज करते थे, है ना। तो उसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते थे सोडियम जियोलाइट। इतना सा छोटा सा फार्मूला, वो तक याद नहीं होता आप लोगों से। क्या फार्मूला है? Na2Al2Si2O8.XH2O, है ना। कितना छोटा सा फार्मूला है, Na2Al2Si2O8.XH2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट कहते हैं। What is the meaning of shape selectivity? शेप सेलेक्टिविटी का क्या मीनिंग है ना। अभी कुछ 2-4 दिन पहले हुआ था हमारे यहाँ बेसिन में, जो है वॉश बेसिन जो लगा हुआ, उसके अंदर कुछ डाल दिया उन्होंने, मेड जो आती, और वो चोक हो गया, है ना। फिर बुलाया प्लम्बर को, उसने साफ ऑफ करा, उसके अंदर पता चला कचरा फंस गया था बहुत सारा, निकाला उसने। ये कहानी क्यों सुनाने लगा मैं? शेप सेलेक्टिविटी। एक्चुअली जियोलाइट के अंदर क्या होता है, जियोलाइट में कुछ स्पेसिफिक डायमीटर वाली कैविटीज होती हैं। वॉश बेसिन में पाइप लगा हुआ है, उससे पूरा का पूरा जो है वाटर बाहर जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही काम होता है जियोलाइट के अंदर, ठीक। जियोलाइट देखने में ऐसे पत्थर जैसे लगते हैं, है ना, ऐसे स्टोन टाइप का दिखता है जियोलाइट, लेकिन इनमें स्पेसिफिक डायमीटर की सीव होती हैं, या ट्यूब्स होती हैं, या कैविटीज होती हैं। कोई भी टर्म आप यूज कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक। तो स्पेसिफिक डायमीटर की क्या होती है, इनके अंदर कैविटीज होती हैं। जनरली उनकी डायमेंशन 260 से 540 पिकोमीटर होती है, ठीक है ना। तो ऐसी ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली ऐसी बहुत सारी क्या रहती है, इनके अंदर ट्यूब्स रहती हैं। अब इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट, स्पेसिफिक साइज वाले रिएक्टेंट ही इन ट्यूब्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। ट्यूब के अंदर वो घुसे, अंदर जाकर के क्या होगा, यहां पर फंस गए। फंसने के बाद उनके बीच में रिएक्शन हुई, रिएक्शन से क्या बने, प्रोडक्ट बने, और वो प्रोडक्ट दूसरी तरफ से क्या हो, बाहर निकल रहा है। इतनी छोटी सी बात है, सोचो ये तक नहीं कर पाते बच्चे, है ना। नाम से आंसर याद रखो ना, शेप सेलेक्टिविटी मतलब कैटलिस्ट का कोई एक ऐसा स्पेसिफिक शेप है जिसके कारण वो अपने अंदर रिएक्टेंट को क्या कर ले रहा है, फंसा ले रहा है ना। और वो स्पेसिफिक शेप काय का है, उस कैटलिस्ट के अंदर जो कैविटीज हैं उनका है। तो उससे वो क्या कर रहा है रिएक्टेंट को अपने अंदर फंसा ले रहा है, ठीक। फिर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट दूसरी तरफ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल फॉर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इज जियोलाइट। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जियोलाइट होते हैं भाई, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जियोलाइट होते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सोडियम जियोलाइट। ऐसी एक और जियोलाइट होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ZSM5, ठीक। ये भी बहुत फेमस जियोलाइट है। जियोलाइट साइज ऑफ कैविटी या मॉलिक्यूलर साइज जो है वो 5 है ना, मतलब ऐसी डायमेंशन वाला कोई जियोलाइट है। और इसका यूज क्या होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सोडियम जियोलाइट भी आपसे पूछेंगे और ZSM5 का यूज पूछेंगे, ठीक। तो ZSM5 का यूज क्या है, इसका यूज है एल्कोहल को गैसोलिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्या बोलते हैं सब, क्या करते हैं इससे हम, जो बायोफ्यूल वगैरह आजकल बन रहे हैं ना, ठीक। तो ये एल्कोहल से गैसोलिन बनाने का काम करता है। गैसोलिन मतलब नहीं मालूम होगा बहुत से बच्चों को, पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो एल्कोहल से पेट्रोल बनाने का काम करता है ये जियोलाइट। आई इतनी सारी कहानी समझ में। तो क्या करते हैं हम, ज्यादातर टाइम छोड़ देते हैं, यार कैटलिस्ट में क्या रखा है, सड़ा सा तो है कैटलिस्ट, है ना, देख लो सड़ा सा है, 2 दिन हो गए कैटलिस्ट ही चल रहा है अपना, ठीक। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो, इंड्यूस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक। उसके बाद कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, जितना अभी तक पढ़ा उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट लग रहे हैं, है ना। तो क्या क्या बताया मैंने आपको कि केमिकल फॉर्म चेंज भी करते हैं अपना, बहुत स्मॉल अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्ट भी कर सकते हैं रिएक्शन को। इसके बाद क्या बताया मैंने, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं डालते हैं,
रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, एक्टिविटी कहलाती है। अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं सेम रिएक्टेंट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिविटी। फिर इसी के अंदर एक टर्म आती है शेप सेलेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट और सुनने पड़ेंगे अभी तो आपको मेरे मुंह से। एक होता है कैटेलिटिक प्रमोटर और एक होता है कैटेलिटिक पॉइजन। ठीक, अब कैटेलिटिक प्रमोटर क्या बला है और कैटेलिटिक पॉइजन क्या बला है ना। तो कैटेलिटिक प्रमोटर से मतलब क्या है, कई बार बात कर चुके हैं। कैटेलिटिक प्रमोटर से मतलब ऐसे सब्सटेंस हैं जो खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी प्रेजेंस से कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कोच की बात करें हम, ठीक, क्रिकेट में तो इतना नहीं होता, लेकिन फुटबॉल यदि आप लोग देखने के शौकीन हो तो आप देखिएगा फुटबॉल मैच जब चलता रहता है तो उनका जो कोच होता है ना, वो ग्राउंड में बिल्कुल वहीं पे बैठा रहता है, एकदम बिल्कुल बाउंड्री के पास, है ना, और खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और बिल्कुल ऐसा अपने टीम को वो क्या करता रहता है, एक्टिवेट करता रहता है। देखा है कभी? ऐसा नहीं देखा। खुद तो नहीं खेल रहा, वो खुद नहीं दौड़ रहा बॉल लेकर के, ठीक, लेकिन फिर भी अपने प्लेयर्स को क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है कि तेज दौड़ भैया, जल्दी से मार, इधर मार, ये कर वो कर, करता ना ऐसा। मतलब वो कौन है, प्रमोटर है। ठीक, खुद कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रमोटर। और सभी लोग पहचानते हैं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जब भी आप हेबर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, N2+3H2 gives 2NH3, उसमें एक्चुअली कैटलिस्ट तो कौन है, आयरन है, लेकिन प्रमोटर कौन है, मोलिब्डेनम है ना, ये प्रमोटर है। इस रिएक्शन की बात करो, यहां देखो, इसमें कैटलिस्ट तो Zn और कॉपर है, लेकिन जो Cr2O3 लिखा हुआ है ना आपने यहां पे, ये प्रमोटर है, ये कैटलिस्ट नहीं है। ये कौन है, यहां पे प्रमोटर है। ठीक, तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रमोटर। लास्ट चीज आती है पॉइजन, कैटेलिटिक पॉइजन। कैटेलिटिक पॉइजन सब लोग समझ रहे होंगे, जैसे ही मेरे मुंह से निकला सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी प्रेजेंस के कारण कैटलिस्ट की एक्टिविटी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने 16th ग्रुप, और 16 ग्रुप यदि पढ़ा है तो सल्फ्यूरिक एसिड की हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सीखी है, नाम था उसका कांटेक्ट मेथड। और कांटेक्ट मेथड में याद करिए, हमने बकायदा अलग से एक चैम्बर बना करके रखा हुआ था, और उस चैम्बर का नाम क्या था, उस चैम्बर का नाम था आर्सेनिक प्यूरिफायर था। तो उस चैम्बर का नाम था आर्सेनिक प्यूरिफायर। और आर्सेनिक प्यूरिफायर का काम क्या था, तो आर्सेनिक प्यूरिफायर का काम यह था कि उसमें जितने भी आर्सेनिक के ऑक्साइड बन रहे थे, उन सारे के सारे ऑक्साइड को तुरंत एब्जॉर्ब कर ले, है ना, आर्सेनिक के ऑक्साइड को तुरंत एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जरा सा भी आर्सेनिक यदि रह गया तो वो प्लेटिनम के लिए किसके जैसा काम करता है, पॉइजन का काम करता है, रिएक्शन को होने ही नहीं देता है। तो इसको हम कहते हैं कैटेलिटिक पॉइजन। बेस्ट एग्जांपल ये है आपके सामने। ठीक, एक और मैंने उस दिन बताया था कि इसी प्रोसेस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाता है, तो वो भी काय के जैसा काम करने लगता है, पॉइजन के जैसा काम करने लगता है। ठीक है, तो ये अपनी प्रेजेंस से कैटेलिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पॉइजन। आई कुछ बातें समझ में, क्या क्या चीजें बता दी मैंने। ठीक है, तो ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, लास्ट एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, उसको हम यहां कहीं डाल देंगे 4th या 5th पॉइंट पे। कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। इस पॉइंट को लेकर के बहुत लड़ाई है ना, मेरे और अलग अलग जो बुक के निर्माता हैं उनके बीच में। उन लोगों का कहना है कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, और मेरा कहना है कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक नहीं होते। एंजाइम जो अभी हम 10 मिनट बाद पढ़ने जा रहे हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है वो भी तो समझे, लड़ाई बाद में हो जाएगी, है ना। तो
जैसे मान लीजिए मैं कुछ चीज खा रहा हूं, रोटी ली मैंने, है ना, और कुछ और नहीं है, सब्जी वब्जी अभी अवेलेबल नहीं है, तो चलो बैठे बैठे रोटी चबाते हैं, है ना। सुबह सुबह इधर मुझे ब्रेकफास्ट भी दे दिया गया है, तो चाय तो निपटा दी, अब नाश्ता बाद में कर लेंगे। तो रोटी अकेली चबा रहे हूं, इनिशियली तो ऐसी लगी थोड़ी सी टेस्टलेस, बाद में जब आप लगातार चबाते जाएंगे, मान लीजिए आप अपने आप को रूमिनेंट मान लें और उसे चबाते जाएं तो थोड़ी देर बाद वो मीठी लगने लगेगी। और इतना सबको आता है कि आपके मुंह में सलाइवा है, और सलाइवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम बताएगा कोई? एक और नाम क्या है सलाइवरी अमाइलेज का, जल्दी से बताओ। टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम क्या है? टाइलिन। ये क्या करता है? ये स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कर देता है, और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके ये क्या कर देता है? मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वो मीठा मीठा लगने लगता है आपको। समझे बात को? या सीधी सी बात बोलेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक, तो सलाइवरी अमाइलेज, अब आपने क्या करा? उस भोजन को अंदर पहुंचा दिया अपने स्टमक में, तो क्या वो स्टमक में भी काम करता रहेगा? नहीं, खत्म हो गया उसका रोल, अब वो कुछ और नहीं कर पाएगा। ठीक, कोई दूसरे आपने नाम सुने हुए होंगे एंजाइम्स के, मान लीजिए किसी दूसरे एंजाइम का नाम आपने सुना होगा। तो एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता और कभी किसी दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता। लेकिन यहां देखना जरा, इस रिएक्शन में देख के बताना, प्रेजेंस किसकी लिखी हुई है? कॉपर की लिखी। इस रिएक्शन में देखना जरा, किसकी प्रेजेंस लिखी हुई है? कॉपर की है। ऐसी 50 रिएक्शन आपको मिल जाएंगी जिसमें कॉपर की प्रेजेंस है। मतलब एक अकेला कैटलिस्ट कई सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकता है, एंजाइम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। तो जब अभी हम 10 मिनट बाद एंजाइम्स पढ़ेंगे तो मैं लिखवाऊंगा डिफरेंस में, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बट कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक। एक अकेला कैटलिस्ट एक से ज्यादा रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। क्लियर है बात? ठीक, तो ये हमारा पोर्शन खत्म हुआ भाई, कैटलिस्ट। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि याद तो रहने नहीं वाला इतना सारा इतने लंबे समय तक। तो चलिए फटाफट लिखना चालू करते हैं। हेडिंग आ रही जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कैटलिस्ट रिमेन्स chemically unchanged after the reaction. Chemically unchanged after the reaction. Next, a small quantity of catalyst is generally sufficient to catalyze the reaction, ठीक है। नेक्स्ट, catalyst cannot initiate the reaction. Catalyst cannot initiate the reaction. Catalyst cannot initiate, start, initiate the reaction. Next, catalyst is generally specific in nature. Catalyst is generally
specific in nature means a substance act as a catalyst. Substance act as a catalyst for a particular reaction. For a particular reaction cannot catalyze many reaction या other reactions. Cannot catalyze other reaction. Next, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए. A catalyst cannot change. A catalyst cannot change the position of equilibrium. The position of equilibrium because it catalyzes both forward and backward reactions simultaneously. Because it catalyzes both forward and backward reactions simultaneously. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डाल के कैटेलिटिक प्रमोटर. कैटेलिटिक प्रमोटर लिखिए. substances which are not catalyst but increase activity of catalyst by their presence. But increase activity of catalyst by their presence are called promoters. Or activators. एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लीजिए. इन हेवर प्रोसेस एमओ मोलिब्डेनम. इन हेवर प्रोसेस एमओ मोलिब्डेनम. ठीक है जी. एक ये वाली रिएक्शन लिखना. CO प्लस H2 प्रेजेंस ZNO कॉपर एंड Cr2O3. तो Cr2O3 को रेड कर लेना या फिर ऐसा एक सर्कल बना के उसके ऊपर P लिख दीजिए. मतलब यहां पे Cr2O3 कौन है? प्रमोटर है. ये Cr2O3 इस रिएक्शन में कौन है? प्रमोटर है. ठीक है. बढ़िया. चलिए हेडिंग डाली कैटेलिटिक पॉइजन. कैटेलिटिक पॉइजन लिखिए. substances which destroy
the activity of catalyst substances which destroy the activity of catalyst by their presence are called poison, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, AH2O3 is poison for platinum in contact method. Next, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S, CO और H2S is poison for iron, in Haber process. नेक्स्ट एक एग्जांपल ऊपर लिखना था, कोई बात नहीं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड also act as poison for platinum. In oxidation of hydrogen, कहीं बताई थी ना, ये जैसी H2+O2, इसमें प्लेटिनम की प्रेजेंस है। यदि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी तो इसके लिए क्या का काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा। इन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बढ़िया। तो कैटालिटिक प्रमोटर हो गया, कैटालिटिक पॉइजन हो गया, बड़ी खुशी की बात है ये तो, सुबह सुबह हो गया। डालिए नहीं, एक्टिविटी बहुत प्यारी बात है, लिखिए, द कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज, the capacity of catalyst to increase the rate of chemical reaction. The capacity of catalyst to increase the rate of chemical reaction is activity. फुल स्टॉप करके आगे लिख दीजिए, जनरली कैटलिस्ट कैन इंक्रीज रेट, जनरली कैटलिस्ट कैन इंक्रीज रेट अप टू 10 to the power 10 times, up to 10 to the power 10 times. Catalyst can increase rate up to 10 to the power 10 times. लिख ही लो इस एग्जांपल को, H2+O2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में H2O। क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली यदि होगी रिएक्शन तो ये होती रहती है, लेकिन जैसे ही प्लेटिनम डालोगे तो एकदम एक्सप्लोजन होने लगते हैं भयंकर, और बहुत तेजी से क्या होने लगता है, कि वाटर फॉर्मेशन चालू हो जाता है। यह है एक्टिविटी। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट हाइड्रोजन वाली सेलेक्टिविटी।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्टिविटी लिखे, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, the ability of catalyst to direct, the ability of catalyst to direct the reaction, the ability of catalyst to direct the reaction to form a particular product, to form a particular product is known as selectivity, is known as selectivity। जी, ये एग्जांपल यहां से और ये एग्जांपल यहां से, मतलब कैटलिस्ट चेंज कर रहे हो तो प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं सेलेक्टिविटी। ठीक है, काफी सारी चित्रकारियां भी हैं बोर्ड के ऊपर, सुंदर सुंदर। वाह जी, बोले भाई साहब। यहां का दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। C2H5OH है, Al2O3 की प्रेजेंस में उसका डिहाइड्रेशन हो गया, तो C2H5OH का Al2O3 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हुआ, C2H4 प्लस H2O, C2H4 प्लस H2O। और सेम रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में यदि हुई तो CH3CHO प्लस H2। ठीक, तो C2H5OH Al2O3 की प्रेजेंस में बना रहा है C2H4 प्लस H2O, और कॉपर की प्रेजेंस में CH3CHO प्लस H2। यह है सेलेक्टिविटी। ओके, तो इसमें लास्ट साइड हेडिंग मान लीजिए, शेप सेलेक्टिविटी। शेप सेलेक्टिविटी, ठीक है, लिखो जियोलाइट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जियोलाइट्स आर मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, जियोलाइट्स आर metal aluminosilicates and best examples of shape selective catalysis and best examples of shape selective catalysis। ठीक है, एरो बना के लिखिए। सर बेस्ट एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस 740 है, मैंने 540 लिख दिया। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, फिर एरो, वापस एरो का साइन बना के लिखिए। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जियोलाइट इज
the characteristic feature of zeolite is openness of structure, which permits the cavities of different size, ठीक है। फिर एरो बना के लिखें, द ओपन स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय सिलिका, in which aluminium occupy tetrahedral voids, ठीक है। वापस से एरो का साइन बना के लिखिए, द selectivity of zeolite depends on size of cavities, generally having diameter or pore size 260 to 740 picometer, 260 to 740 picometer, ठीक है। फिर एरो बना के लिखिए, these cavities permit only some particular reactants to enter which finally form product, फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए इसका, सोडियम जियोलाइट, छोटा सा फार्मूला आपके सामने है, Na2Al2Si2O.XH2O, ठीक। क्या करते हैं इसको, यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सेकंड, एक और एग्जांपल, बहुत सारे जियोलाइट होते हैं भाई, 50 हैं, कुछ खास ही लिखवा रहा हूं बस, ZSM5 लिख लीजिए, जियोलाइट सीव मतलब कैविटी, ट्यूब, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, फुल फॉर्म क्या है, ZSM5 का फुल फॉर्म क्या है, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, used to convert alcohol directly into gasoline,
डायरेक्टली इनटू गैसोलिन। ठीक है, बढ़िया, फिनिश। तो ये समाप्त हुआ भाई कैटलिस्ट। सोचो कितनी बड़ी थ्योरी है, 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए हमें, है ना, अब जाकर के समाप्त हुआ है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा डिटेल में पढ़ लिया, काम आएगा आपके जीवन में। ओके, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन बचा है, लेकिन आप भी महसूस कर रहे हैं अब आगे समय इजाजत नहीं देगा हम लोगों को। अब हमें एंजाइम्स डिस्कस करने थे या एंजाइम्स पढ़ने थे, है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, लगभग आधे घंटे का पार्ट है। तो एंजाइम और फिर कोलाइट। ओके, तो मुझे लगता है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2-4-5 मिनट में कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप इतना पार्ट रेडी कर लीजिए, संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। जितना पढ़ा दूंगा उतना पूरा पोर्शन देने वाला हूं, ठीक है ना। चलो जाओ, नाश्ता करो बढ़िया तरीके से। न्यूमेरिकल किस प्रकार के बनेंगे? किसमें? इस चैप्टर में न्यूमेरिकल? यस सर। नहीं, इसमें काय को न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल